Hello students, my name is Rohit Penulli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। हमने बात की थी, 2 लेक्चर हम इसके कर चुके हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म की। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजें करी। हमने बात की थी, हमने स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में होता क्या है, क्या मतलब होता है रेस्पिरेशन का, है ना। तो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सपोज जैसे कि आप एक कहानी के जरिए हमने बात की थी, भोजू है जैसे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट को लेने जा रहा है बस स्टॉप में और उसको उनसे मिलने की इतनी जल्दी थी, है ना, कम से कम 1 साल बाद मिल रहा था उनसे, तो इतनी जल्दी थी कि उसको वो भाग भाग के वहां पे जाता है और जब वो पहुंचता है तो उसकी दादी पूछती है उससे कि वो इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रहा है ना। तो भोजो को भी माइंड में क्लिक होता है कि हाँ, कि मैं भाग के आया तो मैंने बहुत तेज से सांसें ली, मैं चल के आता तो मैं आराम आराम से सांस लेके आता, तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इसी को हमने बात की थी कि हमें रेस्पायर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी रेस्पायर, है ना। हम रेस्पायर क्यों करते हैं, रेस्पायरेशन क्यों करते हैं। तो हमने कहा था कि रेस्पायरेशन इसलिए करते हैं कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है रेस्पायर करने से। अब एनर्जी कैसे मिलती है, हमने बात की थी कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो रेस्पायर करने से हमारा जो ब्रीथ है, फूड है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें क्या मिलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती थी। और उस एनर्जी का यूज हमारे सेल क्या करते थे, उपयोग करते थे। और हर सेल का अपना एक फंक्शन है, हर सेल कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई किसी चीज में मदद कर रहा है, कोई किसी चीज में मदद कर रहा है। तो हर सेल का अपना एक डिफरेंट क्या होता है, फंक्शन होता है जिससे वो परफॉर्म करता है और उसे परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए और एनर्जी उससे कम मिलेगी जब वो रेस्पायर करेगा। बिना रेस्पायर करे तो उसे एनर्जी नहीं मिल सकती। तो ये सारी बातें हमने की। तो हमने देखा कि रेस्पायरेशन में 2 तरीके का रेस्पायरेशन हम पढ़ रहे थे। पहला एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें कि जो रेस्पायरेशन आपकी एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। आपने खाना खाया, है ना, और खाना खाया तो खाना आपके जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है, टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या क्या रिलीज होता था वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। उस एनर्जी का यूज हम कर रहे थे, इसको हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा हमने कहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हुआ किसके प्रेजेंस में, आपका इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होता है जब, तो हम कहते हैं कि हमको अल्कोहल मिलता है और आपके पास अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एनर्जी निकलती है ना। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एयर की एब्सेंस में। हमने कहा था ईस्ट आर कॉल्ड एनारोब्स, ईस्ट को हम एनारोब्स कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, आपका एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। और इसी वजह से ईस्ट क्या होते हैं, आपके यूज्ड होते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ वाइन और बियर बनाने में। ईस्ट का एक तरीके से काम है ना। तो ये बातें हमने की। हमने कहा कि अब जब अब आप भागे, आप तेज तेज भागते हैं, आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, पैरों में मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तो मसल्स क्रैम्प हमें क्यों हो रहा है, मसल क्रैम्प दर्द सा होने लगता है ना हमें। तो इसलिए होता है कि जब हम तेजी से भाग रहे हैं तो हमें जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो भरपूर मात्रा पे हर सेल पे नहीं पहुंचती, और हर सेल पे नहीं पहुंचेगी तो वो ऑक्सीजन को वो जो ग्लूकोज है उसके कैसे ब्रोक डाउन करके एनर्जी हमें देगा। तो वहां पे पार्शियल क्या होता था, पार्शियल ब्रोक डाउन होता था ग्लूकोज का। और पार्शियल ब्रोक डाउन होने से क्या रिलीज होता था, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से वो मसल क्रैम्प हमें आते थे। तो उस मसल क्रैम्प को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, यहाँ पे मसाज कर सकते हैं उस पोर्शन पे, जिससे कि वापस से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से फिर आपके ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उस सेल को मिलेगी और फिर कंप्लीट ब्रोक डाउन होगा जब ग्लूकोज का, तो वही एनर्जी आपको मिलेगी जिससे कि वो वापस से वो जो फंक्शन है परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी बातें हम कर रहे थे, है ना। तो आज हम और आगे चलेंगे, ठीक है ना, और समझेंगे कि क्या क्या इनके बारे में है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ।
चलिए, तो आप जैसे आप देख पा रहे हैं टू मेजरिंग चेस्ट साइज, है ना। चेस्ट साइज को आप मेजर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी आपने सुना होगा, पिक्चरों में देखा है कि जैसे आप आर्मी वगैरह के जब मेडिकल होता है वहाँ पे भर्ती होती है, पुलिस वगैरह की भर्ती होती है, तो हमें जो वो होते हैं इंस्ट्रक्टर, वो चेस्ट साइज का करते हैं, चेस्ट साइज मेजर करते हैं। तो चेस्ट साइज एक तो आप नॉर्मल, जब नॉर्मल उस पे है उस टाइम चेस्ट साइज मेजर किया जाता है, और एक बार आप जब सांस को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, एक बार उस टाइम मेजर किया जाता है। तो अभी आपने पिछले भाग में देखा था कि जब हम इनहेल करते थे, इनहेल करने से जो हमारे रिब्स हैं ऊपर की तरफ आती थी, ऊपर और बाहर की तरफ आती थी, जिस वजह से, और डायफ्राम नीचे जाता था, जिस वजह से चेस्ट साइज बढ़ता है, और चेस्ट साइज बढ़ने से जो एयर है वो अंदर आ, क्योंकि अंदर जब चेस्ट साइज बढ़ेगा तो अंदर स्पेस क्रिएट होगा और उस वजह से ज्यादा एयर अंदर आ सकती है ना। तो चेस्ट साइज बढ़ने से ज्यादा एयर अंदर आएगी। फिर हमने कहा, हमने एक्सहेल किया, सांस छोड़ी, तो क्या हुआ, आपका जो आपके रिब्स है वो नीचे और अंदर को गई, और डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे आ गया ऊपर की तरफ, और चेस्ट पीछे को चले गई। तो चेस्ट हाइट डिक्रीज हो गया, और जो हवा थी वो वापस से रश आउट हो गई थ्रू आवर नॉस्ट्रिल बाहर। ये हमने बातें की थी। तो इसको समझते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। हमारी जो लंग्स है उनका एक्सपेंशन, जब चेस्ट साइज बढ़ती है तो लंग्स कैसे एक्सपैंड करते हैं, है ना। तो उस टाइम कैसे लंग का एक्सपेंशन होता है, क्या चीजें होती है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के जरिए हमने क्या किया, हमने एक वाइड प्लास्टिक बोतल ली, है ना। हमने क्या किया, एक वाइड प्लास्टिक बोतल ली। ये आपके पास क्या है, एक वाइड प्लास्टिक बोतल है ना। और हमने उसका जो बॉटम है, बॉटम से उसको रिमूव कर दिया, ठीक है ना। फिर हमने एक वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक का ट्यूब लिया, है ना, एक वाइड टाइप का हमने ट्यूब लिया, और हमने क्या कर दिया, एक नीचे से एक होल किया लिड में, ताकि जो ट्यूब है वो पास हो जाए उससे, है ना, उससे पास हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब हमने 2 डिफिलेटेड बैलून्स हमने ट्यूब के अंदर इंसर्ट किए। 2 बैलून्स आपके, आप देख पा रहे होंगे, 2 बैलून्स है, ये हमने 2 बैलून्स लगाए हैं, है ना। 2 कैसे बैलून्स है, जो आपके अभी फुलाए नहीं, हमने वैसे बैलून हमने पुट कर दिए, ठीक। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, बोतल को कैप कर दिया, ऊपर से हमने कैप कर दिया और उसको एयर टाइट कर दिया। आप देख पा रहे हैं, ऊपर हमने कैप लगाई और उसको क्या कर दिया, एयर टाइट कर दिया, है ना। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल, जो बोतल का जो बेस है नीचे, है ना, वहां पे हमने क्या किया, एक थिन रबड़ या प्लास्टिक शीट हमने लगाई, एक लार्ज रबड़ बैंड की मदद से, है ना। लार्ज रबड़ बैंड की मदद से आप देख पा रहे हैं, ये रबड़ शीट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद इस चीज को समझने के लिए कि भाई कैसे लंग का एक्सपेंशन होता है, वहां पे हमने क्या किया, उस जो रबड़ शीट है उसको नीचे की तरफ पुल किया, बेस की तरफ उस रबड़ शीट को क्या किया, हमने पुल किया, और देखा बैलून को क्या हुआ। फिर हमने वापस से क्या किया, रबड़ शीट को पुश किया ऊपर को, और फिर देखा कि बैलून को क्या हुआ। तो आपको कोई चेंज देखने को मिला, सब समझ रहे ना आप। नीचे आपने रबड़ शीट लगा रखी, ये आपने नीचे रबड़ शीट लगाई, पहले आपने रबड़ शीट को नीचे की तरफ क्या किया, पुल किया, नीचे की तरफ आपने पुल किया, देखा कि बैलून में क्या फर्क आया। फिर आपने वापस उसको पुश किया, देखा बैलून में क्या फर्क आया, है ना। तो जो बैलून है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बैलून्स को जब आप नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो बैलून्स क्या हो रहे हैं, फुल जा रहे हैं। आप इस बार देख पा रहे हैं, बैलून्स क्या हो रहे हैं, फुल जा रहे हैं। वापस आप इसको पुश करोगे ऊपर की तरफ, तो ये वापस से वैसे हो जाएंगे, है ना, वापस से क्या हो जाएंगे, ये वैसे हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, जो हमने बात की थी। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम रबड़ शीट को नीचे की तरफ पुल करते हैं, रबड़ शीट एक डायफ्राम का काम कर रही है, ये नीचे की तरफ पुल करती है, तो हवा जो होती है वो ऊपर को जाएगी, है ना, हवा ऊपर को जाएगी, और जो आपके पास जो बैलून है उनमें हवा अंदर जाएगी, तो वो फूल जाएंगे, उसमें अंदर फूल जाएंगे। फिर वापस से आपने उसको वापस से ऊपर को धकेला, तो वापस से हवा क्या थी, बाहर को गई, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, ये क्या है, आपकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम क्या करते हैं, इस वजह से इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई। अब एक और तरीके की चीज करते हैं, हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, ठीक है ना, एक सिलेंडर लिया और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ली, और एक हमने प्लास्टिक बोतल ले ली, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक होल किया उस लिड में,
और उसको एक बोतल के ऊपर फिक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला उस टेस्ट ट्यूब में। हमने लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में डाला, ये आप देख पा रहे होंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, लाइम वाटर डाला, ठीक है ना। लाइम वाटर हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ हमने अंदर, उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रॉ हमने अंदर एंटर करा दिया। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू दी होल, ठीक है ना। इस तरह से किया कि पूरा का पूरा वो लाइम वाटर में चाहिए। देख पा रहे हैं ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को हमने पूरा इसमें डाला हुआ ताकि अंदर वो पूरा जो आपके पास लाइम वाटर है उसको टच करे। अब आप क्या करो, ब्लो जेंटली थ्रू स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स इन इट, है ना। अपने मुंह से ब्लो करो, है ना। सांस, उसमें सांस लेनी आपको अंदर की तरफ, सांस छोड़नी आपको। तो आप क्या देखेंगे, लाइम वाटर में की अपीयरेंस में कुछ फर्क आता है। जो लाइम वाटर है उसके अपीयरेंस में क्या आता है, कुछ फर्क आता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस फर्क का क्या मतलब है। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में, ठीक है, कि लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर कैसे हो जाता है, मिल्की। मिल्की कब होगा लाइम वाटर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये कैसे लाइम वाटर मिल्की हुआ, आपके पास क्या है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने उसमें क्या डाला, लाइम वाटर होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने उसमें क्या डाला बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डाली, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं ना, सांस वहां पे छोड़ रहे हैं। और हमारे आपको बताया था जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप क्या एक्सहेल करते हैं, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। वो एयर आप छोड़ते हैं बाहर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको मिल्की कर देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाते हैं, जो कि क्या है, मिल्की है। क्या है, मिल्की है। आई बात समझ में। तो ये मिल्की होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मिल्की होता है। तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप अवेयर हैं इस बात के कि जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। भाई आपने क्या किया, आप सांस ली आपने, है ना। अब जरूरी नहीं थी कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड, आपने ऑक्सीजन ही पूरी की पूरी ऑक्सीजन ही इनहेल करी होगी, है ना। उस एयर के उस, क्योंकि एयर तो क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन है, हर चीजें हैं उसमें ना, मिक्सचर ऑफ गैस है। तो आप जब एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस है। तो व्हाट डू वी एक्सहेल, जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या उसमें और गैसेस होंगी, तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखने के लिए आप एक मिरर में एक्सहेल करें। तो आप देखते हैं अपने घरों में भी करा होगा, आपके पास कोई कांच का टुकड़ा है, उसमें आप क्या करो, एक्सहेल करो, है ना, सांस छोड़ो उस पे। आप देखते हैं वो वाइट कलर का हो जाता है। सर्दियों के मौसम में भी आप देखा होगा आपने कि आप किसी कांच के बर्तन पे या कांच के गिलास पे या कांच के ऐसे सरफेस पे आप ऐसे एक्सहेल करें तो कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है वो, है ना। एक क्या हो जाती है, फिल्म जम जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, है ना। तो कहाँ से बच्चों ये ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसमें कहाँ से चीजें आती है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास क्या है कि आपके पास क्या है, सपोज ये आपके पास क्या है, लंग्स है, ठीक, ये लंग्स है। अब हमने कहा इनहेल एयर, इनहेल एयर, और इधर एक्सहेल एयर, ठीक है। ये एक्सहेल एयर है और ये क्या है, इनहेल एयर, ठीक। चलिए, अब लंग्स है, ठीक है ना। जब लंग्स इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, उनका परसेंटेज देखते हैं हम, कितनी इनहेल करते हैं कितनी एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। तो हमने बात की कि जब लंग इनहेल करते हैं, इनहेल, तो 21% ऑक्सीजन O2, ठीक है ना, 21% O2 और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल के समय ऐसा होता है, ठीक है ना। एक्सहेल के समय इतना परसेंट O2, ठीक है, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है आपको, ये परसेंटेज है ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर, जब आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उस समय का परसेंटेज। आपने देखा इनहेल एयर में आपने 21% ऑक्सीजन करी, ठीक है ना, इनहेल एयर में 21% ऑक्सीजन करी और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करा। जब आपने सांस बाहर छोड़ी तो उसपे 16.4% ऑक्सीजन थी और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आएंगी, इस तरीके से ये चीज इसमें होती है, ठीक है ना, ये चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। ये तो अभी हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी कि ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग कैसे होती है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं कि जो एनिमल्स है वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, तो एनिमल्स हो गए जैसे एलिफेंट है आपके पास, लॉयन है, काऊ है, गोट्स हैं, फ्रॉक्स हो गया आपका, लिजार्ड, स्नेक्स और कुछ आपके जैसे बर्ड्स हैं। उन पे क्या होता है बच्चों, लंग्स होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है ना, इनके पास भी क्या है, लंग्स है। किन किन के पास है लंग्स, एलिफेंट के पास है, ठीक है ना, लायन, काउस, आपके पास गोट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, लिजार्ड्स हैं और आपके पास बर्ड्स, इनके पास सबके पास लंग्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स में है ना। तो जो जिन जानवरों के पास, एनिमल्स के पास लंग्स है वो तो इस तरीके से ब्रीथ करते हैं जैसे कि मैकेनिज्म हमने अपने में देखा, है ना। अब कुछ ऐसे आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास लंग्स नहीं होंगे, तो वो कैसे ब्रीथ करेंगे, है ना, कैसे ब्रीथ करेंगे। ठीक, जैसे कि बात कर रहे हैं हम कॉकरोच की, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसकी बॉडी के साइड में। उसकी जो बॉडी है, आपने अगर कॉकरोच को देखा कभी तो कॉकरोच के बॉडी के साइड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है ना, छोटी सी ओपनिंग होती है। और जो अदर इंसेक्ट है उनके पास भी सिमिलर ओपनिंग्स होती है। तो इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरल्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्पाइरल्स, क्या कहते हैं, स्पाइरल्स। और जो इंसेक्ट होते हैं इनके पास ऐसे छोटी छोटी एयर ट्यूब्स होती है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, आप देख पा रहे हैं ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम है ये, इस तरीके से कॉकरोच है आपके पास। तो इनके पास क्या है, छोटे छोटे एयर ट्यूब्स हैं। इन इंसेक्ट के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर ट्यूब्स होते हैं जिसकी वो मदद से ये क्या कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। उन एयर ट्यूब्स की मदद से क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। और इन एयर ट्यूब्स का क्या नाम है, ट्रैकिया। इनका क्या नाम है बच्चों, ट्रैकिया। और इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पाइरल्स, ठीक है ना, स्पाइरल्स बोलते हैं और ट्रैकिया उनका नाम है। और जो ट्रैकिया है बच्चों किस लिए यूज होता है, फॉर एक्सचेंज गैसेस, है ना, एक्सचेंज। जैसे हम, हमारे पास क्या है, लंग्स है, लंग्स से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास लंग्स नहीं होते उनके पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया के मदद से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या, आपकी गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज ट्रैकिया की मदद से वो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो स्पाइरल से क्या होती है, आपके पास अंदर आती है इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, है ना। ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा हो वो आपकी स्पाइरल की मदद से ट्रैकियल ट्यूब में आती है, फिर वो बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज होती है ना। सपोज आपके पास क्या है, जैसे कि ये ट्रैकियल सिस्टम है, यहाँ पे क्या पहुंची आपके पास, ऑक्सीजन पहुंची, फिर ये सेल में डिफ्यूज हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर सेल मौजूद है तो सेल में क्या हो जाएगी, चले जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो तो ज्यादा की तरफ से वो कम की तरफ जाने लगती है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। अब जहाँ बाहर से एयर आई, ट्रैकियल सिस्टम में एयर की, ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है और सेल में काफी कम है, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, उस ट्रैकिया से कहाँ की तरफ जाएगी, उस सेल की तरफ जाएगी जहाँ उसकी मात्रा का, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्यूज होगी वो बॉडी टिश्यू में और हर सेल के पास पहुंचती है, हर बॉडी सेल के पास वो पहुंचती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से वापस ट्रैकियल ट्यूब्स में आती है। अब सेल में मौजूद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस क्या आएंगी, ट्रैकियल ट्यूब में आएंगी और स्पाइरल के थ्रू क्या चले जाएंगी, बाहर चले जाएंगी, है ना, स्पाइरल के थ्रू बाहर चले जाएंगी। ये जो एयर
ट्यूब्स है, ये जो एयर ट्यूब्स है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको, इंसेक्ट में मिलते हैं, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, ये आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ इंसेक्ट में मिलेगा, और बाकी और एनिमल्स में नहीं मिलता है ना। इंसेक्ट जैसे कि आपके पास कॉकरोच हो गया, कॉकरोच में पाया जाता है, बाकी कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये ट्रैकिया सिस्टम है, इस तरीके से ये चीजें होती है। दूसरी बात करते हैं हम अर्थवॉर्म की। ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं हम अर्थवॉर्म की। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9th ऑफ चैप्टर 6th, क्लास 6th का चैप्टर आपने 9 पढ़ा है कि जो अर्थवॉर्म है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं। अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करेंगे, अपनी स्किन की मदद से। आपने देखे होंगे छोटे छोटे अर्थवॉर्म को सॉइल में, सॉइल चैप्टर में भी आपने इनके बारे में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये आपके फ्रेंडली है सॉइल के, और सॉइल में अर्थवॉर्म होने चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, अर्थवॉर्म स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। कैसे मदद करेंगे, स्किन की मदद से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सांस कैसे लेंगे, स्किन की मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है ना, स्किन की मदद से सांस लेते हैं। जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की, वो मॉइस्ट है, स्लिपरी है। कभी आप अर्थवॉर्म को टच करके देखे, है ना, आपने देखे होंगे बारिश के टाइम में वो बाहर निकलते हैं, है ना, या आप कभी खेतों में गए तो वहां पे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को, उसको छू के देखें तो जो उसकी स्किन होती है, वो उसकी जो स्किन होती है, स्किन कैसे होती है आपकी, स्लिपरी होती है। कैसे होगी, स्लिपरी होगी, स्लिपरी स्किन होगी और मॉइस्ट सी होगी, गीली गीली होगी। तो जो गैस इजिली पास, जो गैस है इजिली पास हो जाती है उससे। ऐसे स्किन से गैस क्या होती है, इजिली चले इधर उधर हो जाती है, चले जाती है। दो जो फ्रॉक्स होते हैं, फ्रॉक्स के पास आपके पेयर्स ऑफ लंग्स है, ह्यूमन बीइंग की तरह। फ्रॉग के पास क्या है, लंग्स होते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह। ठीक है ना, और वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ करते हैं, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी है ना। तो फ्रॉग के पास दोनों चीजें हैं। फ्रॉग के पास, आपके पास फ्रॉग के पास लंग्स भी हैं, लंग्स की मदद से भी वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। ठीक है ना, और उसके पास क्या आती है, स्किन के मदद से भी वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। ठीक है ना, स्किन के भी मदद से क्या करता है, ब्रीथ करता है। यानी जो उसकी स्किन है वो भी कैसी है, मॉइस्ट और स्लिपरी है। उसकी स्किन भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉक्स को लेके, है ना। फ्रॉक्स के पास दोनों चीजें हैं, लंग्स भी हैं और उसके पास मॉइस्ट स्किन भी है, जो उसको ब्रीथ करने में मदद करती है। ठीक है ना, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखा होगा कि जो वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वो वाटर सरफेस पे आती है ना। बार बार आप देखते हैं कि जब वो पानी में जाती हैं तो वापस पहले वो वाटर सरफेस की तरफ आएंगी, फिर नीचे को जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है, और आपने देखा होगा कि जब वो ऊपर आती हैं तो बहुत सारा पानी रिलीज करती है चलते चलते, है ना। तो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा रिलीज क्यों करती है, तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सरफेस में आती हैं तो एक तो वाटर को रिलीज करती है, दूसरा क्या करने को आती है, ब्रीथ करने को आती है, और साथ ही साथ क्या करेगी, वाटर का क्या करती है, वो रिलीज करती है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई जो ब्रीथिंग है अंडर वाटर कैसे होती है, ब्रीथिंग अंडर वाटर किस तरीके से होती है, इसके बारे में बात करते हैं। अंडर वाटर जो एनिमल्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा, क्या आप पानी के अंदर ब्रीथ कर पाएंगे, सांस ले पाते, नहीं ले पाते, है ना। बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं और वो कैसे वहां पे ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती हैं आपके पास, जो मछलियां होती हैं, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। मछलियों के पास क्या होता है बच्चों, गिल्स। आपने देखे होंगे मछलियों के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो उनको मदद करते हैं ऑक्सीजन को यूज करने में, है ना। गिल्स की मदद से क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि पानी में डिजोल्व हो रहती है। ऑक्सीजन डिजोल्व्स इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, उसका यूज फिश किसकी मदद से करते हैं, गिल्स की मदद से,
है ना, गिल्स की मदद से करते हैं। तो गिल्स क्या है, आपके प्रोजेक्शन ऑफ स्किन है। गिल्स का है प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन है उसका प्रोजेक्शन हुआ तब जाके क्या बने हैं, गिल्स बने हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ गिल्स कैसे आपके प्रोड्यूस्ड हुए हैं, कैसे हैं गिल्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्किन है ना। तो इस वजह से जो गिल्स होते हैं वो हमें फिश को मदद करते हैं सांस लेने में। तो गिल्स क्या होते हैं बच्चों, वेल सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से, मतलब गिल्स के पास क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, इनके पास क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल है, जिस वजह से वो सांस लेने में ऑक्सीजन का इनटेक और उसका आउटवर्ड करते हैं। तो गिल्स के पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने देखा एक्टिविटी के द्वारा, है ना, एक्सपेंशन जो चेस्ट का होता है किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ आपने बात करी हमने कि जो लंग्स द्वारा ऑक्सीजन का इनटेक, मतलब एयर का इनटेक और आउटवर्ड किया जाता है, उसमें क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होती है। आपने देखा होगा इनहेल के समय कितना % ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हम इनहेल करते हैं, और एक्सहेल के समय भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है दोनों हम एक्सहेल करते हैं। साथ ही साथ आपने समझा ब्रीथिंग इन ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स है हमारे अलावा उनमें कैसे ब्रीथ होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनके पास तो लंग्स है, वो हमारी तरह ब्रीथ करते हैं, पर जिनके पास लंग्स नहीं है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको लोगों को समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।